नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सुपरस्टार रजनीकांत जी की मूवी नाम है जेलर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप किसी तरह की लेटेस्ट एंड फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है बर्मा नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर से, जो कि भगवान की प्राचीन वस्तुओं और मूर्तियों की तस्करी करता है। बर्मा एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका शहर में बहुत खतरनाक खौफ है। उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और बर्मा अपने ही लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर बेरहमी से मार भी देता है। उसे बस अपने धंधे से मतलब है, बाकी वो किसी पर विश्वास भी नहीं करता। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है फिल्म के लीड कैरेक्टर मतलब रजनीकांत पर, जिनका फिल्म नाम अतुल पांडे उर्फ मूथू है। तो मूथू अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसकी फैमिली में उसकी पत्नी के साथ साथ उसका बेटा अर्जुन, जो कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, और उन्हीं के घर में अर्जुन की पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा भी रहता है, जिससे मूथू को बहुत ज्यादा लगाव है। हमेशा उसके साथ खेलते रहता है। और बात करें मूथू की, तो मूथू जेलर की नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद अपने परिवार के साथ शांति से साधारण जीवन जी रहे हैं। घर के आसपास के छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे दुकान से राशन लाना, सब्जी मंडी से सब्जी लाना। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये मलाल होता है कि रिटायर्ड होने के बाद व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं मिलता। वो अपना पूरा दिन काम काज और अपने पोते को उसको यूट्यूब वीडियो शूट करने में मदद करने में लगे रहते हैं। वो तो जब जेलर था तो वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था और वो अपने बेटे को भी उसी रास्ते पर चलाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अर्जुन उसी रास्ते पर चल भी रहा है। कुछ दिनों के बाद अर्जुन जो है वो एक नील इस नाम के आदमी से बात करने के लिए पहुंचता है। दरअसल उसे मूर्तियों की तस्करी का केस मिलता है, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए पहुंचता है। लेकिन नीलेश उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और जबकि अर्जुन जो है वो इस केस के पीछे 5 साल से लगा हुआ है। तब उससे कहता है कि तुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैंने तेरे पिता को किडनैप कर लिया है और आज के बाद इस केस के पीछे भी मत आना। लेकिन तभी अर्जुन उससे कहता है कि तुमने गलत आदमी को किडनैप कर लिया है, अब जल्दी से अपने आदमियों के पास कॉल करके पूछ लो कि कौन कौन बचा है। और जब नीलेश उनके पास कॉल करता है तो कॉल जो है मूथू उठाता है और वो उससे कहता है कि सब लोग सो गए हैं, इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि मूथू ने सबका काम तमाम कर दिया है, और यहाँ पर अर्जुन को बहुत खतरनाक वाला गुस्सा आ चुका था। इसीलिए वो यहाँ पर नीलेश को 3rd डिग्री देना शुरू कर देता है और मूर्तियों के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। अब आगे मधु को देखते हैं, जो कि अपने बेटे अर्जुन को हमेशा कुछ न कुछ अच्छी सीख देता रहता है और हमेशा ईमानदार रहने को कहता है। तो अर्जुन भी उनकी बात को अच्छे से गौर से सुनता है और उनकी बताई हुई बातों को फॉलो भी करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मूथू जो है वो एक दिन सब्जी मार्केट से वापस लौट रहा था। तभी अचानक से एक पांडु नाम का आदमी जो वहां पर होता है वो उन्हें कार से बचाता है और कहता है कि अगली बार मेरे कार के सामने आया तो उसे ठोक देगा। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर मूथू को मालूम चलता है कि उनका बेटा अर्जुन गायब है। वो कल रात से घर पर नहीं आया है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अर्जुन किसी जरूरी काम से बाहर गया होगा, इसीलिए वो शायद घर नहीं आया होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन बीत जाने के बाद और मौतों का ये कंफर्म हो जाता है कि कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। इसीलिए वो सबसे पहले नीलेश के पास जाने का फैसला करता है। बाहर उन्हें वही पांडु दिखाई पड़ता है। जब वो उसे लिफ्ट लेते हैं और तुरंत ही नीलेश उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वो उसे अर्जुन के बारे में पूछता है, लेकिन नीलेश यहाँ पर ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। तभी मूथू को अपने जेलर वाले मूड में आना पड़ता है और वहां पर सबका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद वो नीलेश की लाश को एक बोरे में पैक करके उसे ठिकाने लगाने के लिए पहुंच जाता है। उनके साथ पांडु भी था, लेकिन पांडु को ऐसा लगता है कि उसके बोरे में कचरा होगा, इसलिए वो उसे ठिकाने तो लगा ही देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि इस बोरे में लाश थी। तब उसे यहाँ आने के लिए मना करता है। उसने कहा कि अगर तूने मुंह खोला तो मैं तेरे को फंसा दूंगा, साथ में तू फंस भी जाएगा। अब आगे हम देखते हैं। और यहाँ पर वर्मा को मालूम चलता है कि नीलेश उसकी डेथ हो चुकी है, और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल नीलेश जो है वो वर्मा के लिए काम करता है। इसीलिए वर्मा तुरंत ही जेलर के पास कॉल करता है, क्योंकि उसे मालूम है ये कत्ल किसने किया है। यहाँ पर वर्मा मुझसे कहता है कि वो उसे जान से मार देगा, क्योंकि नीलेश उसके लिए काम करता था और वो उसका बहुत ही खास आदमी था। वर्मा मधु से कहता है कि वो मेरी फैमिली की तरह था, तो अगर आप में दम है तो वो अपनी फैमिली को बचा कर रखे, जिस पर वो उसकी कीमत लगाता है। वो उससे कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही मामूली बात है। तो मूथू टेंशन में आ जाता है, इस बात को लेकर नहीं कि यहाँ पर वर्मा उनके ऊपर अटैक करने वाला है, बल्कि इस बात को लेकर कि अर्जुन जिंदा है या फिर उसकी किसी ने जान ले ली। जिसके बाद मूथू बाहर देखता है कि उसके बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। तब यहाँ पर मूथू इनके पीछे पीछे जाता है और बीच रास्ते में उन दोनों आदमियों का काम तमाम कर देता है। पर माँ को भी खबर लग चुकी थी कि जो 2 आदमियों को मैंने जेलर के पीछे भेजे थे वापस से नहीं लौटे हैं। अगले दिन वो फिर उनके पीछे एक तलवार लिए हुए आदमी को भेजता है और उसके पोते को मारने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर भी जो जेलर है वो उसके पोते को बचा लेता है, क्योंकि वो इन कामों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था।
लेकिन जेलर जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि वो इतनी आसानी से पीछे छोड़ने वाला तो नहीं है, इसलिए वो एक यहाँ पर प्लान बनाते हैं और तुरंत ही उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचा देते हैं। और उस डॉक्टर से अकेले मिलने के बाद वो उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी फैमिली को बताना होगा कि मैं थोड़ा सा पागल हो गया हूँ, इस वजह से मैं लोगों को मार भी सकता हूँ और मेरा इलाज जो है वो यहीं पर चलना चाहिए, इसीलिए तो मैं पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रख पाऊंगा। इस बार वो डॉक्टर मान जाता है तो फैमिली पूरी तरह से सेफ थी, इसीलिए अपनी गैंग को इकट्ठा करने के लिए पहुंच जाता है और अर्जुन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाता है कि आखिर अर्जुन जिंदा है या फिर मर गया। तो मुथु जब जेलर था तो उस समय के सबसे बड़े गैंगस्टर उसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। सबसे पहले वो एक्टर शिवराज कुमार के पास पहुंचता है जो कि जेलर का बहुत बड़ा गुंडा था और यहाँ पर रजनी सर मतलब कि मुथु को बहुत मानता था। जिसके बाद मोहनलाल के पास जाता है, वो भी बहुत बड़े गैंगस्टर थे, वो उनकी मदद करते हैं और साथ ही वो लोग इन्हें कुछ स्नाइपर्स दे देते हैं जो कि बहुत तगड़े होते हैं। तो जैसे ही मुथु को अपनी टीम मिलती है वो सबसे पहले बर्मा के कुछ खुफिया गिरोह के बारे में पता लगाता है और उसके काले धंधों के बारे में पता लगाता है। सबसे पहले तो वो जिन मूर्तियों की तस्करी करता है वो ड्रागो को अपने कब्जे में कर लेता है, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारा तगड़ा एक्शन भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी फैमिली को भी ढूंढ लेता है और उन्हें अपने कब्जे में भी कर लेता है। जिसके बाद बर्मा जो है वो मुथु के पास कॉल करता है और ये कहता है कि तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तेरी पूरी की पूरी फैमिली मेरे कब्जे में है और मैं उन्हें बस मारने ही वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर वो मुझसे कहता है कि मारने से पहले अपने माल को तो देख ले, तेरा पूरा का पूरा धंधा मेरे पास है। वीडियो कॉल में बताता है और कहता है कि अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो उसकी पूरी तस्करी को पल भर में जलाकर राख कर देगा। तब यहाँ पर बर्मा सक पका सा जाता है और यहाँ पर वो मुथु की पूरी फैमिली को सही सलामत छोड़ कर आता है। लेकिन मुथु को बहुत अच्छे से मालूम था कि बर्मा अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मुथु जो है वो अपनी फैमिली को समझा देता है कि अब बहुत ही बड़ी जंग शुरू होने वाली है। तभी अचानक से उसके घर पर बहुत सारे गैंगस्टर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर मुथु उनका बहुत ही बहादुरी से सामना करता है, साथ ही उसके साथ बाहर बैठे स्नाइपर भी दे देता है। लेकिन अब हद हो चुकी थी क्योंकि बर्मा के गुंडे घर तक पहुंच चुके थे। ये देखकर मधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही वर्मा के अड्डे पर पहुंच जाता है। बहुत सारे गुंडों को जब मारने के बाद वर्मा को जब मारने ही वाला होता है तभी बर्मा उसे बताता है कि उसका बेटा अर्जुन जिंदा है और वो उसी के कब्जे में है। तब यहाँ पर मुथु रुक जाता है। बर्मा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को आसानी से छोड़ दूंगा, लेकिन उसे भी मेरे लिए काम आसान करना होगा। तो वो एक हीरे से जड़े हुए ताज को मेरे पास लेकर आता है जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, और अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल सही सलामत छोड़ दूंगा। अब वो उसको चुराने की प्लानिंग करने लगता है। इस ताज के बारे में कुछ फिल्म मेकर को बहुत अच्छे से मालूम था और इस ताज की एक हाईटेक जगह पर रखा गया था, इसीलिए वो लोग फिल्म की शूटिंग करने का प्लान बनाने लगते हैं। मधु यहाँ पर उसे चुराने का एक तगड़ा प्लान बना रहा होता है। दूसरी तरफ जो वो है इस काम को पूरा होते ही मुथु को मारने का प्लान बनाता है, इसीलिए वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के पास कॉल करता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जैकी श्रॉफ होता है। लेकिन यहाँ पर जैकी श्रॉफ जब जेलर का नाम सुनता है तो वो फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है। वो उसे बताता है कि जेलर में बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर थे, लेकिन जब जेलर की एंट्री होती है तो पूरे के पूरे गैंगस्टर किसी भीगी बिल्ली की तरह कोना पकड़कर बैठ जाते हैं। इसीलिए तेरी भलाई इसी में ही है कि तू जेलर का पीछा छोड़ दे और इस ताज को चुरा ले। और वो उस ताज को बर्मा के हवाले कर देता है। बर्मा उसके बदले इसके बेटे अर्जुन को छोड़ देता है और मुथु अपने बेटे अर्जुन को अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अर्जुन जो है वो वापस बर्मा के पास आता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल बर्मा अर्जुन की बहुत दिनों से प्लानिंग थी कि उन्हें अच्छे से मालूम था इस ताज को वो खुद तो अपने कब्जे में नहीं कर सकता, इसे सिर्फ मुथु ही वहां से निकाल सकता है। लेकिन हाल ही में बर्मा को मालूम चला कि ये ताज नकली है, तो इसीलिए बर्मा को ऐसा लगा कि शायद अर्जुन ने उन्हें धोखा दिया है, इसीलिए उसे मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सही टाइम पे एंट्री हो जाती है मुथु की उर्फ जेलर की। यहाँ पर वो आते हैं और धूम धड़ाका शुरू कर देते हैं और बर्मा के सारे लोगों को एक साथ बर्मा को खत्म करके अर्जुन को अपने साथ ले जाते हैं। आखिर में मधु अर्जुन को समझाता है कि तूने जो किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब तेरे पास उतरने का एक ही मौका है, इसलिए तो खुद को सरेंडर कर सकता है। लेकिन अर्जुन ये बात नहीं मानता और बदले में मुथु को कोई मारने की कोशिश करने लगता है। पीछे से कुछ स्नाइपर्स यहाँ पर अर्जुन को मार गिराते हैं। या फिर चाहे वो बेटा हो या फिर कोई और, लेकिन एक जेलर के कानून सब पर लागू होते हैं। दोस्तों, रजनीकांत की मूवी कभी भी अकेले चलने वाली फिल्म नहीं होती। इस पर अभिनय करने वाले सिनेमा देवता की सेवा करने का भार या सिर्फ एक ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए जो प्रभावित करती हो, बल्कि एक ऐसा मंच भी होना चाहिए जो इस लार्जर देन लाइफ स्टार को धीमी गति से चलने उसके मुंह से शिकार को उल्टा फेंकने या बस पर्याप्त जगह दे। अगर कोई ऐसा करता है तो यहाँ संख्या हो जाती है, लेकिन रजनीकांत के लिए उनकी शैली है। यहाँ तक कि सड़क पर सूखे पत्ते और कीचड़ भी जानते हैं कि कब उड़ना है, और जब वो चलते हैं तो एक छोटा सा तूफान बन जाता है।
इसीलिए जब लेखक निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार अपनी क्राइम कॉमेडी में भारतीय सिनेमा के अपने सबसे बड़े दिग्गजों में से एक को लेने का फैसला करते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें किसे साइन किया है और किसे नहीं। जिला और केवल इसीलिए विजय होते हैं क्योंकि नेल्सन को कभी भी अपनी फिल्म को किनारे रखकर रजनी प्रशंसकों की सेवा करने का दबाव महसूस नहीं होता। वो सुनिश्चित करते हैं कि फिल्म पहले बने और फिर संस्क सेवा इसका एक रास्ता है। बाइक युवक गोरी महिला को लुभाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, बल्कि एक 6 साल के बच्चे का दादा है। उसकी पत्नी उसे ताना मारती है और वो जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। वो अपनी फिल्म की शुरुआत में ही देश के सबसे बड़े सुपरस्टार को अपनी उम्र स्वीकार कराने के जोखिम उठाते हैं। हाँ, एक फ्लैशबैक जहाँ पर एक युवा है, एक मोचन के रूप में वो कार्य करता है और भीड़ भी उस पर अधिक खुश होती है। लेकिन आप देखते हैं कि फिल्म निर्माता कितनी चतुराई से अपनी संवेदनाओं, दर्शकों, प्रशंसकों और निर्माताओं की सेवा कर रहा है। जेलर इसके अधिकांश भाग में आपको कभी भी कार्रवाई के दृश्य रूप से नहीं दिखेगा। ये हमेशा एक विचार है और रजनी सर हमेशा की तरह मास अवतार में नजर आए हैं, जिनकी एक्टिंग पर सवाल करना या उन्हें जज करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड में उन्होंने फिल्म में 2 अलग अलग पर्सनैलिटियों के साथ काम किया है और दोनों भी बेहतर नजर आए हैं। रजनी के अलावा फिल्म में जैकी श्रॉफ ने भी उम्दा काम किया है। साथ ही फिल्म में रमैया कृष्णन ने जेलर की पत्नी की भूमिका निभाई है, जो अपने किरदार में एकदम परफेक्ट हैं। इनके अलावा बाकी किरदार भी अपने आप में एकदम फिट नजर आते हैं, फिर चाहे वो टैलेंटेड शिव कुमार हो या फिर योगी बाबू या फिर मोहन लाल। सभी ने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है और फिल्म का सबसे पहला प्लस पॉइंट यही है, रजनीकांत रजनी सर की फैन फॉलोइंग इंडिया के अलावा विदेशों में भी इतनी ज्यादा है कि कोई भी फिल्म अपना बजट निकालने में भी आसानी से कामयाब हो जाती है। साथ ही उनकी एक्टिंग के तो क्या ही कहने। इनके अलावा फिल्म में दिखाया गया दमदार एक्शन और शानदार डायलॉग्स आपको आखिर तक बांधे रखेगा और इसी के साथ ही एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी भी तरह के लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।